आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त संजीव गंभीर। पेश है हमारी आज की खास रिपोर्ट। हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। हाँ, किसी ऐप पर देख रहे हो तो प्लीज फॉलो कीजिए। देखिए रिपोर्ट। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, कोई आपको बताएगा नहीं, किसी किताब में भी नहीं आपको मिलेगा, लेकिन बोनी फॉय लॉ कॉलेज वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया 2008 का केस है ये, और 2010 में ये फाइनल इसका जजमेंट आया है। इसके द्वारा 16 जून 2010 की डेट को कट ऑफ डेट माना गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आज के बाद कोई भी एडवोकेट को प्रैक्टिस करने का राइट तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो ऑल इंडिया बार एग्जाम को पास नहीं करेगा। लिहाजा और 2023 में यानी पिछले साल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस पर मोहर लगा दी और कहा कि ये बार एग्जाम होना चाहिए और जरूर होना चाहिए। तो सवाल अब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है, कौन बताएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्या होती है, कोई बताएगा यहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और ऑर्डिनरी बेंच में क्या फर्क होता है? सिंगल बेंच में कितने जज बैठते हैं? सिंगल बेंच में कितने जज बैठेंगे? नेचुरली एक, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डिवीजन बेंच में 2, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वो होती है जिसमें 3 या उससे ज्यादा जज बैठते हैं। और ये बेंच जो जिसमें 2023 में रिव्यू किया गया, ये बेंच थी 5 जजेस की। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बेंच मानी जाती है, ये चीजें याद रखिएगा। और एक चीज और बता दूं मैं आपको कि आपने जो भी चीज अगर अपने बिल्कुल विवेक में रहते हुए अपने कूल माइंड से अगर आपने कभी पढ़ी है, तो हमारे बीच में शोभित सर है जो LLM भी है और अपनी एक कोचिंग भी चलाते हैं यहाँ पे लॉ स्टूडेंट PCSJ की, और स्टूडेंट्स की बड़ी मदद करते हैं। वो इस बात को तस्दीक करेंगे कि सर जो भी चीज कभी पढ़ी होती है तो समझी होती है। देखिए 2 चीजें हैं, पढ़ लेना और समझ लेना। जो चीज आपने जीवन में कभी भी समझ ली है, ग्रहण कर ली है, वो आपको एग्जाम हॉल में याद जरूर आ जाएगी। सर मैंने ठीक कहा? बिल्कुल सही। लेकिन अगर आपने रट्टा मार लिया है तो कोई भरोसा नहीं है कि वो आपके एग्जाम में साथ देगी या नहीं देगी। तो ये चीज याद रखने की है कि ये बार एग्जाम लागू हुआ और कॉन्स्टिट्यूशनल इसको होल्ड कर दिया गया है। लिहाजा ये कहना कि बार एग्जाम कभी भी हट जाएगा या खत्म हो जाएगा, ऐसा होने नहीं जा रहा है। अब आप लोग प्रिपेयर रहिए कि बार एग्जाम, आपको मैं बताऊं कि यूपी बार काउंसिल ने पिछले साल 32,000 एडवोकेट्स को एनरोल किया, और 32,000 अगर सारे के सारे वकालत करने आ जाएंगे तो अदालतों का क्या हाल होगा और इस प्रोफेशन का क्या हाल होगा और आने वाले सभी साथियों का क्या हाल होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। देखिए कुछ चीजें मैं हमेशा से कहता हूं कि लॉ की फील्ड में ये जो टाइम चल रहा है ये ट्रांजिशनल फेज है, और एक स्वर्णिम काल लॉ का आने को है। जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे या जब मैंने नेट की परीक्षा निकाली थी, तो सिर्फ 3,000 रुपए की नौकरी में करता था बरेली कॉलेज में पार्ट टाइम लेक्चरर, और उसके बाद प्राइवेटाइजेशन आया और हमने देखा किस तरीके से लॉ की फील्ड में खासतौर से क्लर्क के आने के बाद बहुत अच्छे पे पैकेजेस हो गए। जितने IIT के बच्चों को नहीं मिलते उससे ज्यादा लॉ के स्टूडेंट्स आज पैकेज पा रहे हैं, और जुडिशियल एक्टिविज्म के चलते और सोसाइटी का अपना एक जो पैटर्न है उसका कॉम्प्लिकेट होने की वजह से एडवोकेट की जरूरत हर जगह पड़ रही है। हुआ ये कि देश में आज की तारीख में लगभग 20 लाख एडवोकेट्स हैं, और जब रजिस्ट्रेशन करके सभी लोग प्रैक्टिस में आ रहे थे तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक केस लॉ में, उस केस लॉ का नाम कोई जानता है, कोई बताएगा मुझे? ये रिटन मटेरियल में कहीं नहीं मिलेगा। किस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया बार एग्जाम को कंपलसरी करा? एनीवन फ्रॉम दिस क्लास? देखिए आप लोग लॉ स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग बार एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आपको एनरोलमेंट से पहले किसी को भी फेस करना पड़ सकता है, और इवन अदरवाइज ये सवाल बड़े जरूरी है। तो वो केस लॉ है बोनी फॉय लॉ कॉलेज वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया 2008, जिसका प्रोनाउंसमेंट 2010 में आया। इस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आज से, और वो तारीख है 16 जून 2010, आज से देश में 2 तरीके
तरीके के लॉ ग्रेजुएट्स हुआ करेंगे। पहला वो जो अपने आप को एनरोल तो करा लेंगे लेकिन उन्हें प्रैक्टिस करने का राइट नहीं मिलेगा, और दूसरा वो जो बार एग्जाम को पास करेंगे और उनको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा, और सिर्फ वही लोग अपनी लॉ की प्रैक्टिस यानी उनको अदालत में जाके प्लीड करना और अपने बात को सामने रखना, ये सब केवल वही लोग कर पाएंगे। सो दिस केस लॉ इज Bonifoy Law College, BONNIE, Bonifoy FOI Law College versus Bar Council of India, and this is something very important। और ये बहुत अच्छा स्टेप है क्योंकि आपके साल के कैरियर में, आपके कैरियर में एक साल बचता है। मैं आपको बताऊं कि जब मैं LLM का स्टूडेंट था इस यूनिवर्सिटी में, मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था LLM के, और मैंने नेट दिया और मैंने नेट क्वालिफाई कर लिया। अब मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि सीरीज कर तो लिया लेकिन ये तुम्हारा मान्य नहीं होगा क्योंकि तुम LLM तो हो नहीं। लेकिन यूजीसी ने नियम ये बना रखा था कि अगर आपको 2 साल मिलेंगे उसके बाद लॉ ग्रेजुएट होने के लिए। तो अब जब आप लॉ के स्टूडेंट हैं और आप बार एग्जाम पास कर लेते हैं तो आपको एक अंडरटेकिंग देनी है, और वो अंडरटेकिंग देने के बाद आप ये बार एग्जाम दे सकते हैं। मेरा अनुरोध है बरेली कॉलेज के सभी छात्रों से कि वो बरेली कॉलेज और जो अन्य कॉलेज के छात्र यहाँ पर हैं कि वो लोग ये बार एग्जाम जरूर दे दें और अभी दे दें, अपना 1 साल खराब ना करें। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की लिमिट 4 थी लेकिन वो लागू नहीं की गई। ये अधूरा ज्ञान है कि 4 की लिमिट है। 4 की लिमिट ओरिजिनल ड्राफ्ट में बनाई गई है लेकिन उसको अनलिमिटेड जिसे साइनेडाइल कहा जाता है उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया लगातार बढ़ाता चला जा रहा है। तो आप लोग बार एग्जाम जरूर दीजिए, मेरा अनुरोध है। नेचुरली आप लोग अपने टीचर से फाइनल वर्ड दीजिएगा लेकिन मेरा अनुरोध ये है कि आप लोग ये बार एग्जाम जरूर दीजिएगा। अब हम आते हैं ऑल इंडिया बार एग्जाम के पैटर्न पर। ऑल इंडिया बार एग्जाम एक MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम है, और ऐसे में 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे और उनमें से आपको एक टिक करना है। सवाल ये कि एक MCQ बेस्ड पैटर्न होता है तो दूसरा पैटर्न क्या होता है। मेरा अनुरोध है जरा स्टाफ से कि प्लीज किसी की वो सिलेबस बांट दीजिए, कॉम्पिटिशन। ऐसा नहीं कि आप वहां पे जाएं और बगैर प्रिपरेशन के जाएं। तो ये भी बता दूं कि बार एग्जाम के कई एग्जामिनेशंस में हमको बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से ऑब्जर्वर बना के भेजा गया है। मैंने खुद वो ऑब्जर्वर बन के गया हूँ। जो चीज बार एग्जाम में देखी जा रही है वो ये नहीं है कि आपको कानून आता भी है कि नहीं। नाउ गेट दिस थिंग क्लियरली, आपको कानून आता भी है कि नहीं ये नहीं देखा जा रहा है। देखा ये जा रहा है कि आपको कानून देखना भी आता है कि नहीं। ओके, आपके जिसे रट्टाफिकेशन कहते हैं उसकी कला का अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। आपको आपके बेरेट्स ले जाने की अनुमति है एग्जाम में। तीनों नए लॉस के बेरेट आप ले जा सकते हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होंगे तो उसमें होंगे ही नहीं, या कभी होंगे तो जो पहले एग्जाम दे चुके हैं या जो और लोग हैं वो ये जानते हैं कि वो क्या करते हैं कि 2-3 लॉस को आपस में गूंद कर आपस में बनाकर एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल दे देते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं कि आपने CPC में ऑर्डर 9 रूल 4, 9 रूल 6, 7 ये सब पढ़े होंगे कि मान लीजिए वादी प्लेंटिफ जो है वो अदालत में नहीं जाता है और उसका मुकदमा खारिज कर दिया जाता है, और 3 साल बाद उसको पता चलता है कि वकील साहब ने उसका केस जो है खारिज हो गया है। तो अब ये बताइए कि क्या उसका केस सेट असाइड हो जाएगा या नहीं होगा, या कौन से सेक्शन में होगा। आलोक सर बताइए। अब ये सीधा सीधा सवाल नहीं है, इसमें CPC भी इन्वॉल्व है और इसमें लिमिटेशन एक्ट भी इन्वॉल्व कर दिया। तो जो दोनों को देखना नहीं जानता है वो इसका जवाब ठीक से नहीं दे पाएगा। दीजिएगा और वो सवाल सब करते चले जाइएगा जिनका जवाब आपको आता है, क्योंकि यही एक एफर्ट, एक ग्लांस, एक ईगल्स आई व्यू जो है यही आपको आपके 80% नंबर देने जा रहा है। जिन सवालों पर आप अटक गए वो सवाल सिर्फ आपको 20% मार्क्स देने जा रहे हैं। होता क्या है कई बार कि बच्चे उलझ इतना जाते हैं एग्जाम में कठिन सवाल में कि एंड में आते आते वो सवाल जिनमें उन्हें 100% आंसर मालूम है उसको वो भर ही नहीं पाते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा कि पहला व्यू 10, 15, 20 मिनट में उन सवालों को टिक करते चले जाइए जिनका जवाब आपको आता है। आज से लेक्चर की जो आज की सीरीज है और शुरुआत हो रही है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया बार एग्जाम है,
उसके संबंध में जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाने हैं, जो सब्जेक्ट आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे संबंधित आज से लेक्चर की एक सीरीज है जिसमें आप BNS, BNSS और BSA जो तीनों नए क्रिमिनल लॉ लागू हुए हैं उस तीनों के बारे में जानेंगे, क्योंकि हर चौथा क्वेश्चन जो है वो इसी विषय से आना है।